ओके जी बच्चों, आर्टिकल है 4.1.2, पेज नंबर है आपके पास 90, न्यू बुक्स पे। मिल गया सबको? तो आप इसमें देखें तो इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, और ये पुराना टॉपिक है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा है कि उनकी मोशन रैंडम होती है। अब रैंडम होती है तो उसके अंदर उसने जो मोशंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं ना, उनमें एक मोशन है ट्रांसलेशनल, एक मोशन है जी रोटेशनल, और एक मोशन है वाइब्रेशनल। ठीक है, ये तीन किस्म की मोशन उसने डिस्कस की हैं, और आप इसको सब बच्चे तकरीबन 9th-10th क्लास की फिजिक्स से इसको अच्छी तरह जानते हैं, तो हम इस पे टाइम नहीं ज़ाया करते, अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। आर्टिकल है 4.2, पेज नंबर 91 पे। इसमें जी ये भी इजी है, टेम्परेचर इन केल्विन कैसे निकाला जाता है, वो है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। आपने इसको नोट ना करें, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। टेम्परेचर इन केल्विन जो है, ये टेम्परेचर इन सपोज अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे ये करना होगा, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड की जगह 25 लिखूंगा, उसमें 273 जमा करूंगा, ये हो जाएगा 298। इसका मतलब हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 298 केल्विन के इक्वल होता है। ये टॉपिक है 4.2, पेज नंबर 91। इसके साथ आपको सॉल्व करनी होगी एग्जाम्पल जो है 4.1, जिसमें आपको कन्वर्ट करने का कहा गया है डिफरेंट टेम्परेचर को न्यू टेम्परेचर में। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ एग्जांपल 4.2 भी आपको सॉल्व करनी होगी, ये भी टेम्परेचर की कन्वर्जन है। नेक्स्ट टॉपिक है जी उसके बाद आर्टिकल 4.2.1। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, ये आपने बात पढ़ी है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्ट होते हैं, ये बात आपने पढ़ी है KMT में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक काइनेटिक इक्वेशन भी थी, आपको याद होगी। काइनेटिक इक्वेशन थी PV इक्वल टू 1/3 mnc² बार। काइनेटिक मॉलिक्यूल, मैं रिपीट करता हूं ये बात, इस टॉपिक का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। दोबारा सुनिएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टॉपिक है, आर्टिकल है 4.2.1, पेज नंबर 92 न्यू बुक पे। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब मैंने आपको ये बात बताई, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर होता है जो केल्विन में मेजर किया जाता है। ओके, अब यहां जी हारून बेटा। सर ये टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो टेम्परेचर ही होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर कहते हैं। अब देखो जी, टेम्परेचर कहा गया, यहाँ पे रिलेशन को साबित करना था। साबित ये करना था कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसको हाई टेम्परेचर बोलेंगे, या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से लो टेम्परेचर हो जाएगा। बात हाई हो समझ जाएगा सर। नहीं, ये तो हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमें समझ आज, हमें इस बात को प्रूव करना है। हमें ये बात तो पता थी कि टेम्परेचर की डेफिनेशन है, इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बात तो हमें पता है, पर हमें ये बात कंफर्म करनी है कि काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, या ये साबित करना है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हमें ये बात साबित करनी है सिर्फ यहाँ पे, थ्रू थ्योरी।
ओके सर। ठीक है जी। और किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक है तो पूछें बच्चों। ऑल ओके? ओके बेटा, इसमें जो पहला स्टेप है वो है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c² बार। ये है हमारी, ये सी है जी। ये है काइनेटिक इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c² बार। जबकि एक और इक्वेशन है जो आपको काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, वो क्या होती है? वो वैसे तो होती है 1/2 mv², लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स के लिए चूंकि वेलोसिटी नहीं होती, उनके लिए होता है c² बार। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन कहती है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c² बार, दूसरी कहती है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mc² बार। अगर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं इसको एडिट कर दूं, मैं इसको कुछ यूं लिख लूं, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू 1/2 mc² बार। ये सबसे अहम पॉइंट है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, गौर से देखें इसको। जो काइनेटिक इक्वेशन थी मेरी ये वाली, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c² बार, मैंने इसको एडिट किया। एडिट क्या किया, मैं ये रफ वर्क में लिख रहा हूं नीचे, कि ये जो होता है बेटा 1/3, ये किसकी इक्वल हो सकता है? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्व करें तो 1/3 आता है ना। 1/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2। तो मैंने क्या किया, 2/3 n लिखकर आगे मतलब इनको स्प्लिट कर दिया। अब 1/2 mc² बार, इससे अगला स्टेप पी वी इज इक्वल टू 2/3 n ऐसी तरह रहेगा, और 1/2 mc² बार की जगह क्या आ जाएगा? के ई, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई? यहां तक सबको जी। क्लियर हुई है बात बच्चों? किसी को डाउट है तो अभी यस। बताएं। खुबाब, हुरैरा, मरियम। सर ये 1/2 काइनेटिक एनर्जी 1/2 mc² किस तरह है? अच्छा बेटा, जो काइनेटिक इक्वेशन होती है ना, वो कहती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को v² नहीं कहते। काइनेटिक एनर्जी, ये जरा आप देखें यहाँ पे जो मैंने कर्सर मार्क कर रहा हूँ, ये जहां पे मैंने हाईलाइट किया, ये जगह नजर आई है? जी सर आ गई है। ये इसमें लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mc² बार। असल में तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², ऐसे ही है। तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है ना, वो c² बार होती है। ये बात हमें पता चली थी काइनेटिक इक्वेशन से, ठीक है, जो KMT के आखिरी पॉइंट के नीचे लिखी हुई थी। अब जरा स्टेप वाइज देखें बात को। पहले थी काइनेटिक इक्वेशन, जहां मैंने ये अभी स्टार के ऊपर पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c² बार, इसको मैंने एडिट किया 2/3 n इंटू 1/2 mc² बार। ठीक है, ये मैंने एडिट क्यों किया? क्योंकि मैंने नीचे ये गोल दायरे में देखो ना, जहां मैंने 3 टिक लगाए हैं, कि 1/3 जो होता है वो 2/3 इंटू 1/2 भी लिख सकते हैं। ऊपर मैंने उस तरह से एडिट किया। अब मेरे पास इक्वेशन आई है पी वी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर यहां तक बात क्लियर है तो हम यहां से अगला स्टेप करेंगे। डन है? जी जी। सर। ओके जी। मेरे पास जो अब इक्वेशन आई थी बच्चों, वो थी पी वी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब अगर सपोज मेरे पास फॉर 1 मोल ऑफ गैस हो, मेरे 1 मोल ऑफ गैस हो, अगर 1 मोल गैस का हो तो उसमें क्या होगा? n क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल होंगे, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो इक्वल होंगे एवोगैड्रो नंबर। तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू 2/3 n की जगह Na आ जाएगा इंटू काइनेटिक एनर्जी। सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। दोबारा सुन लें। मैंने कहा जनाब, इसी पे जो आपके पास स्क्रीन पे पेज नजर आ रहा है, इसके स्टार्ट पे लिखा है पी वी इज इक्वल टू 2/3 n काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये पिछले पेज से हमने कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे एक शर्त आई है फॉर 1 मोल ऑफ गैस,
क्या शर्त है ये? 1 मोल ऑफ गैस। अगर मेरे पास 1 मोल गैस हो तो 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ 1 मोल गैस यानी n हो जाएगा Na की इक्वल। n से क्या मुराद था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। अब मैंने इसको क्या किया बच्चे, ऊपर जो n था उसकी जगह Na लिख दिया। नाउ इट इज ओके। जी सर। ओके बच्चे, आगे देखें तो आपको ये पता होगा, ये आपको एक और बात पता होगी कि जनरल गैस इक्वेशन एक होती है, जनरल गैस इक्वेशन जिसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। वो क्या होती है जी? पीवी इज इक्वल टू nRT। अच्छा, सिमिलरली 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या होगी? अगर 1 मोल ऑफ गैस हो तो इक्वेशन बन जाएगी पीवी इज इक्वल टू RT, क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी। अब जरा आप एक चीज नोट कर लें, ये मैं 2 इक्वेशनें मार्क कर रहा हूं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब दोनों पीवी की इक्वल हैं। अगर दोनों पीवी की इक्वल हैं तो आर टी किसकी इक्वल आया? आर टी इज इक्वल टू 2/3 Na इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट समझ आया? किसी को डाउट है तो बताएं। जी बच्चों, हम ना क्लियर है? जी। ओके, अब हमने काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ लिखना है, इधर ही लिखा रहने देना है। 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3RT, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब काइनेटिक एनर्जी और ये 3 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एवोगैड्रो भी कांस्टेंट है। तो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या बना है? डायरेक्ट हो गया। उसकी वजह क्या हो गई? क्योंकि यहाँ पे 3 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो बाकी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्ट आ रहे हैं। सो अब इसका कंक्लूजन है पेज नंबर 93 पे, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, पेज 93 पे कंक्लूजन है। वो कंक्लूजन जरा आप पढ़ें पेज नंबर 93 के स्टार्ट पे। द केल्विन टेम्परेचर ऑफ गैस इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकम मेजर वगैरह वगैरह। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साबित। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड का। अब बताएं जी, किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछें बच्चों। नो डाउट? ओके, मूव नेक्स्ट। ओके जी बच्चे, अब यहाँ पे ना कुछ यूनिट्स आ रहे हैं, आई होप काफी बच्चों को आते होंगे। इसमें यूनिट्स में, इसमें प्रेशर के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ प्रेशर सबको आने चाहिए। ये याद कर लें, इसके बगैर आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे इसमें मैं कुछ कॉमन से लिख लेता हूँ। जी बेटा। सर ये कंक्लूजन का जो नीचे वाला पैराग्राफ है सर, ये वाला जरा एक्सप्लेन करें। Temperature explains the average translational energy of molecule in solid. Molecules cannot move. Temperature become, ये देखो ना, सॉलिड में तो एक ही मूवमेंट होती है ना, कौन सी होती है? वाइब्रेशनल। तो सॉलिड का जो टेम्परेचर होगा वो उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा। लिक्विड में कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? ट्रांसलेशनल ज्यादा होती हैं वाइब्रेशनल के अलावा। तो लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है, एक्चुअली मैं आपको इसकी वन सेंटेंस बताता हूं। इस टॉपिक ने ये साबित किया है कि किसी भी चीज का जो टेम्परेचर होता है ना, वो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो टेम्परेचर हाई होगा। समझ आएगी बात की? जी सर, ठीक है। डन। अब सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? सॉलिड्स की। क्यों? क्योंकि वो तो कम मूव करते हैं ना, और उसमें सिर्फ एक किस्म की मोशन होती है और वो होती है वाइब्रेशनल। तो उसमें एनर्जी भी कौन सी होगी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। गैसेस में मूवमेंट्स भी ज्यादा होती हैं, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, और वो टेम्परेचर से जल्दी चेंज हो जाती हैं गैसेस। ये उसने बात की है और कुछ नहीं। अब 1 ATM कितने के इक्वल होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी के? 760
मिलीमीटर ऑफ मर्करी वो इक्वल है 101,325 पास्कल्स के। ठीक है, ये बहुत सारे इस तरह यूनिट्स दिए हुए हैं, सही है, इनको याद करना जरूरी है ताकि आप इनके न्यूमेरिकल्स कर सको। आपने ये करनी होगी, साथ इसमें एग्जांपल्स हैं वो करनी होगी। नेक्स्ट आई थिंक हम आज का आखिरी टॉपिक जो डिस्कस करेंगे ना वो इजी सा है, बॉयल्स लॉ। मेरे ख्याल में ये ज्यादा कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है जी? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pressure if temperature and number of moles are constant। ठीक है, ये वही बचपन वाला आपका लॉ है, आप पढ़ते आ रहे हो। सिर्फ मुझे कोई दो तीन चीजें बता दें। अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस, प्रेशर ऑन वाई एक्सिस, तो मेरा ये ग्राफ जो होगा ये कैसा आएगा? ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो इस तरह का ग्राफ है इसे बोलते हैं कर्व शेप। ठीक है, ये वॉल्यूम और प्रेशर का अगर ग्राफ बनाए ना तो वो कर्व शेप आएगा। क्योंकि इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस वजह से इस कर्व को बोला जाता है आइसोथर्मिक कर्व। सही है। अगर अब एक और चीज समझिएगा, एक यहां पर ये नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम और प्रेशर, ये मैंने ना 3 कर्व्स बनाई हैं। सही है, मैंने यहां पर 3 कर्व्स बनाई हैं, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब इसमें कौन सी कर्व, 3 कर्व्स हैं 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे, किस कर्व को हाई टेम्परेचर पे बनाया गया? जो ये हाईएस्ट पे है और ये लोएस्ट पे। अगर ये T1 है, ये T2 पे बनाई गई है और ये T3 पे, तो इसमें T3 जो है वो हाईएस्ट पे है। सर ये कैसे पता चलता है? जितना वो अवे होती जाएगी, दूर होती जाएगी ना, ये एक्स वाई एक्सिस से बाहर आती जाएगी। जो ये अब T1 है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है, ये यानी लो टेम्परेचर पे। आपने इस टॉपिक के साथ इसका फॉर्मूला क्या बनता है? P1 V1 इक्वल टू P2, ये कौन सा लॉ है जी? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ। आपने इसके रिलेटेड एग्जांपल 4.4, एग्जांपल 4.4, एग्जांपल 4.5, ये आपने सॉल्व करनी होंगी ना। ठीक है जी बच्चों, जी सर ये ग्राफ दोबारा समझा दें। दोबारा समझ लेते हैं। ये देखें जी, 2 ग्राफ आपको बनाना सिखाए हैं। एक आपको टर्म बताई है कि जो 2 चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो ना, उनकी हमेशा कर्व शेप ग्राफ बनता है। ये भी हमने एक बात पढ़ी थी कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, नजर आ रहा है स्क्रीन पे, क्या होते हैं बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ हमेशा कर्व शेप होगा। सही है। और जो एक कर्व होती है वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाई जाती है, और अगर कांस्टेंट पे बनती है तो इसका मतलब क्या होता है? उसको बोला जाता है आइसोसेम थर्म हीट, आइसोथर्मिक कर्व कहा जाएगा। सही है। अब हमारे पास अगर एक ग्राफ हो और उसमें 3 कर्व्स बनी हुई हो और हमें कहा जाए कि कौन सी कर्व हाई टेम्परेचर पे बनाई गई है, तो हाई टेम्परेचर वाली कर्व वो होगी जो जितनी अवे होगी। अब ये वाली अवे है और ये वाली, ये जो T1 वाली है ये इनर साइड पे है, तो इसका मतलब है जो बाहर वाली कर्व है वो T3 वाली, वो हाईएस्ट टेम्परेचर है इनमें से। फिर मैंने आपको बताया बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला वो है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और इसके रिलेटेड आपने क्या करना है, एग्जांपल 4.4 4.5 को सॉल्व करना। सर इससे आगे भी एक वो बना हुआ है ना, ग्राफ बना हुआ है, वो किस तरह है? उनमें कौन सा टेम्परेचर जो है ज्यादा है? पेज 95 पे। बेटा वो मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम इसको ना कंपेयर करके समझते हैं। वो अच्छा क्वेश्चन गलती से पूछा आपने। ओके, सबसे पहले तो उसमें जो ये बात समझनी है ना वो ये है
मैंने आपको कहा है वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दो चीजें जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो उनका ग्राफ कर्व शेप आता है। जरा यहाँ देखें, ये जो राइट साइड पे मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिखाया है जिसमें अभी कुछ चीज नहीं बनाई, इसमें क्या है 1/v, ठीक है। अब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली, मगर प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इनका ग्राफ जो है वो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये बात दोबारा समझें, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली हैं, इसलिए यहां कर्व बन रही है, ठीक है। प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। सर ठीक है वो बच्चे, वाला इन्वर्सली वो जो P1/V जो है वो इन्वर्सली नहीं होगा बेटा ये P 1/v के तो डायरेक्ट हो गया ना, P एक्चुअली V के इनवर्स होता है, मगर 1/v के फिर डायरेक्ट हो जाता है, ये इसके अच्छा ग्राफ से ठीक साबित हो जाता है। ठीक अच्छा, ठीक अब इसमें भी टेम्परेचर्स हैं, ठीक है। अब सर ये मुझे इसमें बात नहीं समझ में आई, बेटा ये P और यही मैंने 1/v। इसलिए दो ग्राफ इकट्ठे बनाए, एक बना हुआ है P और V का ग्राफ, ठीक है। अच्छा सपोज अब देखो ना, V की वैल्यू हो 10, सही है, V की वैल्यू है 10, अगर V की वैल्यू 10 हो, अगर V की वैल्यू हो 10, ठीक है, तो 1/v की वैल्यू क्या होगी, 1/10, इसका आंसर होगा 0.1। अब 10 और 0.1 फर्क नहीं आ गया V और 1/v के दरमियान, बताएं ना। जी सर। तो बेटा प्रेशर जो है वो जो बॉयल्स लॉ है वो वॉल्यूम के इनवर्सली है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम करते हैं तो वैल्यू लोअर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो फिर आंसर छोटा आता है ना। तो इसमें ये वाला जो है ना T1 T2, इसमें जो y एक्सिस के करीब होगा ना वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, इसमें ये पहचान होती है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में सिर्फ आपने जो दो बातें यहां पे समझनी है, कर्व कौन सी वाली हाईएस्ट होगी, यहां पे अगर मैं कहूं T1 ये T2 है ये T3 है, तो कौन सी कर्व हाईएस्ट है, T3 का हाईएस्ट टेम्परेचर है। अगर मैं प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में बोलूं तो जो कर्व y एक्सिस के करीब होगी उसका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, जो कर्व अवे होगी उसका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, सिर्फ इसमें ये पहचान करनी होती है बस। सर ये किस तरह पता चलता है, मतलब ये रट्टा लगाना पड़ेगा या कोई इसकी कोई बेटा दूसरा ये तो कोई? लॉजिक है ना, ये तो लॉजिक है। अल्लाह ताला आपको पीएचडी केमिस्ट्री कराए ना तो उसमें आपको बड़ी डिटेल में समझ आ जाएगा, अभी तक तो ये लॉजिक याद करनी है कि ओके सर। सिर्फ एक जुमले की लॉजिक है। क्या लॉजिक है, जो कर्व्स होती हैं वो जितनी अवे होंगी वो हाई टेम्परेचर वाली होंगी, और जो करीब होंगी वो लो टेम्परेचर वाली होंगी, सही है। और जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जितना वाई एक्सिस के करीब होगा वो हाई टेम्परेचर वाला होगा, ठीक है बच्चे। जी ठीक है सर। सर। चले जी, आज कुछ समझ आया, यस सर बहुत चलें जी सर, आपकी इसी थोड़ा तरह बहुत आ गया। फिजिक्स और बाकी क्लासेस भी अभी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। आज के लिए सर इतना ही। बस कर दे, हो रहा पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, आज तो फिर भी बहुत पढ़ा, एक महीने से छुट्टी पे थे। ठीक है सर, थैंक यू। चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, मुझे तवक्को नहीं थी, मुझे लगता था एक दो को एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हो आप, शाबाश। सर व्हाट्सएप पे करें ना जरा कॉल, जी फिर बस। करेंगे। सर यहाँ पे पता चल जाता है ना अच्छा, असल में। अब आप में से जिसको कोई भी डाउट है तो वो आप अपने डाउट इकट्ठे करें, कल या परसों जिस दिन अब हमारी दोबारा क्लास होगी मैं आपको बताऊंगा, कल शायद आपकी फिजिक्स होगी तो परसों फिर केमिस्ट्री होगी, और हम हर सेशन कोई घंटा डेढ़ का लगाएंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें इंशाल्लाह कवर किया करेंगे।